हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद। ठीक है, ये क्लास रेलवे के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी या ग्रुप डी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास में हम सारा आर्टिकल्स देखेंगे, जितने भी आर्टिकल्स हैं वन बाय वन करके बढ़िया ढंग से देखने वाले हैं। तो जो बच्चे को जेन्युइन में सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो ये क्लास को पूरा देखेंगे, क्योंकि आधा अधूरा देखने से फिर जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, वो नहीं सीख पाएंगे आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको आर्टिकल्स 1 देखिए कह रहा है संघ के नाम और राज्य का क्षेत्र, यानी कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल्स हैं, पहला आर्टिकल्स कहते हैं कि संघ के, पहला आर्टिकल्स बताता है संघ के नाम के बारे में और राज्य का, किस राज्य का कितना क्षेत्र होगा उसके बारे में बताता है। ठीक है, आर्टिकल्स 2 ये कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि नए राज्यों का अगर स्थापना करना है, यानी कि नए राज्यों को अगर बनाना है, तो ये आप किस आर्टिकल्स के तहत बना सकते हैं? आर्टिकल्स 2 के तहत। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स बिहार से काट करके ये हमारा झारखंड बनाया गया, ये नए राज्यों की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये हमारे भारतीय संविधान 2 आर्टिकल्स 2 में ये दिया हुआ है कि आप नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 3 में ये कहा गया कि राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन, यानी कि आर्टिकल 3 में ये, यानी कि आर्टिकल 3 में ये अधिकार दिया गया है कि राज्य का निर्माण आप कर सकते हैं, सीमाओं यानी कि उसकी बाउंड्री के सीमा के बारे में बता सकते हैं कि इस राज्य का सीमा कहाँ होगी, कितने होंगे, और नामों में परिवर्तन, अगर आप किसी राज्य का नाम में चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बारे में अनुच्छेद 3 में हमारे संविधान में कहा गया है। चौथा आर्टिकल्स कह रहा है कि पहली अनुसूचित और चौथी अनुसूचित के संशोधन तथा 2 या 3 के अधीन बनाई गई विधियां, यानी कि पहले या दूसरी में संशोधन किया जा सकता है, ये हमारा आर्टिकल्स चौथा कर रहा है। तो आर्टिकल्स, ये हमारा संविधान का पार्ट ए है, और पार्ट ए हमारा आर्टिकल्स 1 टू लेकर के 4, यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। और इसमें ये किसके बारे में कहा गया है? तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि यूनियन के बारे में और उसकी टेरिटरी के बारे में आर्टिकल्स 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, आर्टिकल्स 5 के बारे में देखिए, अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि अब हमारे जो आर्टिकल्स 5 है, वो अनुच्छेद 5 है, वो नागरिकता के बारे में बताना शुरू कर दिया। अब कह रहा है कि संविधान के आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। अनुच्छेद 6 कह रहा है कि भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी कि अनुच्छेद यह बताता है कि भारत जो आएंगे उस व्यक्ति को नागरिकता। ठीक है, आर्टिकल 7 कह रहा है पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। ठीक है, आर्टिकल 8 कह रहा है कि भारत से बाहर रहने वाले को नागरिकता, यानी कि आप बहुत ऐसे देखते होंगे कि जो भारत के बाहर रह रहे हैं लेकिन वो अभी इंडिया के नागरिक हैं, वो नागरिकता नहीं छोड़े हैं। ठीक है, 9 कह रहा है, अनुच्छेद 9, विदेश राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता ना होना, यानी कि अगर आप बाहर रह रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन तो आपका इंडिया के, भारत की नागरिकता रहेगी, लेकिन अगर आप किसी और कंट्री का नागरिकता ले लेते हैं तो फिर इंडिया की नागरिकता आपके पास नहीं रहेगी। अनुच्छेद 10 कह रहा है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है, यानी कि जो नागरिकता का अधिकार है, बने रहने के बारे में अनुच्छेद 10 कहती है। अनुच्छेद 11 कह रही है संसद द्वारा नागरिकता लेने पर, ठीक है, नागरिकता का ना होना, यानी कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में संसद को ये अधिकार है लॉ बनाने के लिए। जैसे इसी आर्टिकल्स का यूज करके CAA आया था, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए इसके बारे में और हम डिटेल लिए हैं कि आर्टिकल 11 क्या कहता है, अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और उससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में कोई भी प्रावधान करने का अधिकार देता है। किसको देता है? सांसद को देता है, सॉरी, संसद को देता है यह। ठीक है, ये पावर संसद को किस अनुच्छेद के साथ मिलता है? अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये आपका सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बेसिस पे है। ठीक है, नागरिकता के लिए है कि नागरिकता को कैसे मिलनी चाहिए, किस बेसिस पे मिलनी चाहिए, है ना, कब नागरिकता आप कब आपकी नागरिकता जा सकती है, किसके पास नागरिकता के रिगार्डिंग लॉ बनाने का अधिकार है। ये सब आर्टिकल्स अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक दिया हुआ है, और 1 से लेकर 4 तक आपको राज्य और यूनियन के बारे में दी हुई है। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे आर्टिकल्स 12, अनुच्छेद 12 में हम लोग पढ़ेंगे राज्य की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ स्टेट।
कि राज की परिभाषा क्या होगा, ये बताता है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 कह रहा है कि मूल अधिकारों के अंतर्गत यह अल्पीकरण करने के वाले विधि, यानी कि लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डिरोगेटरी फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो आपका मूल अधिकार होता है उसके असंगत या अल्पीकरण करने की वाली विधियाँ। ठीक है। आर्टिकल 14 कह रहा है विधि के समान समझता है, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने सब समान है। ठीक है। चाहे आप किसी भी जात का हो, किसी भी कास्ट के हो, अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, ठीक है, कानून के नज़र में आप बराबर हैं। ठीक है। ये अनुच्छेद 14 कह रहा है। अनुच्छेद 15 कह रहा है धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिबंध, यानी कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि कहाँ आप जन्म लिए हैं उसके आधार पे आप किसी को भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आपकी सेक्स क्या है, यानी कि आपका जेंडर क्या है, उसके बेसिस पे आप किसी को भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आपकी कास्ट क्या है, उसके आधार पे किसी को भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आपकी रिलीजन क्या है, उसके ये सब के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये आपका अधिकार देता है कौन, अनुच्छेद 15। ठीक है। अब ये अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर में समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जितने भी भारत सरकार रोजगार निकालेगी या स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सरकार, उसमें सभी को बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। ठीक है। यानी कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर एक को अपॉर्चुनिटी, हर एक को अवसर बराबर को मिलेगा। ये हमारा संविधान अनुच्छेद 16 कहता है। संविधान के आर्टिकल 16 ये कहती है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 स्पष्ट यानी कि एवोल्यूशन और अनटचेबिलिटी, छुआछूत को के बारे में अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 कहती है उपाधियों का अंत, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटिल को अंत करना, यानी कि हटाना। आप लोग देखते होंगे कि हमारे भारत जब आज़ाद नहीं हुई तो उससे पहले उपाधि लगा कर रखते थे, तो वो अब नहीं, क्योंकि उपाधि लगाने से क्या होता है कि पक्षपात हो जाती है, समानता नहीं आ पाती है, इसलिए आर्टिकल्स कहा कि नहीं, आपको उपाधि आप नहीं लगाएंगे। ठीक है। आर्टिकल 19 कह रहा है वाक्य की सजा, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि आर्टिकल 19 हमारे बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताता है। अनुच्छेद 20 अपराधों को दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंस फॉर ऑफेंस, यानी कि अपराधों को दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण दिया जाता है। ये हमारे कहते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण के और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि अपनी लाइफ को प्रोटेक्शन करने का, पर्सनल लिबर्टी का अधिकार आपको देता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 का ही पार्ट 1 होता है, पार्ट ए। इसके बारे में, ये किसके बारे में कहा गया है, तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, यानी कि 6 वर्ष के लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक ये शिक्षा का अधिकार है। सरकार इसे फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये तो आप अगले आर्टिकल्स में आएंगे, हम बताएंगे आगे आएगा, लेकिन अभी ये कह रहा है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है। उससे आप काम नहीं करा सकते या कुछ और नहीं करा सकते हैं। ठीक है। ये आपका आर्टिकल अनुच्छेद 21A में दिया गया है। अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन इन सर्टेन केस, यानी कि कुछ ऐसे कंडीशन है जिसके बारे में बताया गया कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, डिटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि कोई सत्याग्रह कर रहा है, शांतिपूर्ण अहिंसावादी धर्म से एकदम कानूनी तरीके से धरना दे रहा है, तो उसे आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ठीक है। मानव के दुरुपयोग, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यह अनुच्छेद 23 कर रहा है कि बाल श्रम, यानी कि जो आप देखते होंगे राइल चेवर, वो गलत है। ठीक है। अनुच्छेद 24 कह रहा है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत, यानी कि प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन, यानी कि फैक्ट्री में बच्चे को 6 से लेकर 14 वर्ष बच्चे को आप काम नहीं करा सकते हैं, ये गलत है। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देते, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है हमारे संविधान का, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, यानी कि आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे आप इस्लाम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे इस्लाम को फॉलो करते हैं, चाहे क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज्म, तो आपको अगर आप भारत में हैं, चाहे आप जैन धर्म को फॉलो करते हैं, या आप इस्लाम फॉलो करते हैं, या हिंदू फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, या बुद्धिज्म, किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, तो उसको स्वतंत्र, आप उसे फॉलो करने के लिए, उसकी प्रचार करने के लिए स्वतंत्र आपके हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। ये आपको स्वतंत्रता, ये आपको हमारे संविधान देती है। संविधान का आर्टिकल्स अनुच्छेद 25 देते हैं। फ्रीडम ऑफ कंसिक्वेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है।
अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। लेट सपोज कि हम हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, तो हम अपना, मेरे पास ये स्वतंत्र है कि हम अपना हिंदू धर्म के जो भी रिचुअल्स है उसको हम फॉलो करें। अगर हमें कहीं परिवचन कराना है तो परिवचन कर दें, अगर हमें रामधुनी करना है तो वो करें, यानी कि आप अपने अपने धर्म से फॉलो करने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 27 कह रहा है फ्रीडम एट टू पेमेंट इफेक्ट फॉर प्रमोशन एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि कोई भी रिलीजन को प्रमोशन करने के लिए आप पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 कह रहा है फ्रीडम टू अटेंड एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप, यानी कि अपने धर्म के लिए जिस भी धर्म से आप हैं, आप स्वतंत्र हैं कि आप उस धर्म को पूजा पाठ करें, उस धर्म से रिलेटेड जो भी रिचुअल्स है, जो भी विधान है, उसे आप पूरा करने के लिए, उसे आप करने के लिए स्वतंत्र है। इसके लिए आपको कोई नहीं रोकेगा। ये स्वतंत्रता, ये अधिकार आपको भारत के संविधान अनुच्छेद 28 में मिलता है। ठीक है, फिर देखिए 29 अनुच्छेद 29 क्या करता है, अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों की संरक्षण, यानी कि माइनॉरिटी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का जो उसका हित है उसका प्रोटेक्शन करने का भी अधिकार संविधान देती है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों, यानी कि देखिए राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टेबलाइज एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। देखिए आप लोग देखते हो कि जो भी माइनॉरिटी है उसके पास ये अधिकार है ना, जो भी माइनॉरिटी है उसके पास ये अधिकार है कि वो अपना शिक्षा के रिगार्डिंग कुछ भी स्थापना कर सकता है। इसी आर्टिकल्स की मदद से आप देखते होंगे कि इस्लाम जो रिलीजन है उसमें मदरसा चलती है। 32 आर्टिकल्स का अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार, यानी कि रेमेडी फॉर इन्फॉर्मेट ऑफ राइट कन्फर्ड दिस पार्ट। अब 36 देखिए, अनुच्छेद 36 क्या कहता है, परिभाषा, किसका परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ स्टेट की परिभाषा। ठीक है, 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ये बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायतों का संगठन करने के बारे में हमारे अनुच्छेद 40 बताती है। अनुच्छेद 48 किसके बारे में बताती है, कृषि और पशुपालन संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इसके बारे में इसके बारे में बताती है हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 ये कहता है पर्यावरण, वन तथा वन जीवों की रक्षा, यानी कि पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण के वन जीवों की रक्षा करने का अधिकार हमें देती है हमारे अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी कि जो भी राष्ट्रीय स्मारक है, जैसे कि जो भी चीज है, ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है ना, जो बड़े बड़े टेम्पल्स है, ये सब हमारा क्या है, राष्ट्रीय स्मारक है। इस वस्तुओं को संरक्षण करने के लिए अधिकार देती है। ठीक है, अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पदग्रहण, यानी कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। अनुच्छेद 50 ये कहता है कि हमारा जुडिशरी जो है वो अलग रहेगा और एग्जीक्यूटिव जो होता है वो हमारा कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों हमारा अलग अलग रहेगा। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखने के लिए हमारे संविधान में के बारे में बताया गया हमारे संविधान का अनुच्छेद 51 में। यहाँ एक छूट गया था, अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ सिटीजनशिप फॉर द सिटीजन। तो सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 44 में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो अनुच्छेद 52 में बोला गया भारत के राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 51A में बोला गया मूल कर्तव्य के बारे में। आर्टिकल 53 में बताया गया। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, क्या क्या है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जितने भी हैं, जैसे कि सेंटर के वो राष्ट्रपति के पास होता है, सेंटर के जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर होता है, जैसे कि सेना का गठन, किसी गवर्नर का नियुक्त करना, है ना, किसी UPSC चेयरमैन का इस्तीफा, क्या कहते हैं, शपथ ग्रहण कराना, ये सब किसके पास होते हैं, राष्ट्रपति के पास होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कौन सा अनुच्छेद बोलता है, किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 54 में। ठीक है, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति, यानी कि इलेक्शन कैसे कैसे होगा,
मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होगा, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 55 में। ठीक है, अनुच्छेद 56 में बताया गया है राष्ट्रपति के टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि किस उनके टर्म क्या होंगे, इसके बारे में अनुच्छेद 56 में बताया गया है। अनुच्छेद 57 में बताया गया पूर्व निर्वाचन के लिए पता, यानी कि डील विद एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि अगर प्रेसिडेंट का री इलेक्शन कराना है तो उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 57 में। अब कितनी बार भी इलेक्शन लड़ सकते, एक आदमी, एक इंसान राष्ट्रपति पद के कितनी बार भी इलेक्शन लड़ सकते, इसका कोई लिमिट नहीं है। अनुच्छेद 58 कहा गया राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए यानी कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होना चाहिए, है ना, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति पद पे राष्ट्रपति बनने के लिए, महामहिम राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इनके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 58 में दी गई है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पदों के शर्त, यानी कि प्रेसिडेंट शैल नॉट बी होल्ड एनी अदर ऑफिस, ठीक है, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे कोई भी अदर प्रॉफिट ऑफिस को होल्ड नहीं करेंगे। अनुच्छेद 60 में बताया गया राष्ट्रपति की शपथ के बारे में, अनुच्छेद 60 में बताया गया है 60 में। अनुच्छेद 61 में बताया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रक्रिया, यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर अगर महाभियोग चलाना है तो इसके बारे में अनुच्छेद 61 में बोला गया है। अनुच्छेद 62 में बताया गया राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति के भरने के लिए निर्वाचन का समय और रिक्तियां, यानी कि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, नंबर ऑफ पर्सन इलेक्टेड। ठीक है, इतना यानी कि 52 से लेकर के 62 के बीच में आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अब 63 से आपका क्या हो रहा है, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आगे की जो भी होंगे आर्टिकल्स वो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे, अगले क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में आर्टिकल्स 1 से लेकर के 62 तक कवर किए हैं। कैसा लगा ये पढ़ाई, आज की क्लास कैसा लगा, एक बार आप जरूर बताइएगा, है ना। और देखिए मेरे पास सिंपल सा है, मैं निस्वार्थ भाव से आपको पढ़ाना चाहता हूँ, आप पढ़ाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर कुछ त्रुटि रह जाती है, कुछ सुधार आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर इस तरह से इम्प्रूव आप कर सकते हैं, है ना। बट मेरा एक निस्वार्थ भाव है कि बस हम जितना ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि एडुकेशन जो शिक्षा एकदम इंडस्ट्री बन गया है, जो बिजनेस बन गया है, बहुत तकलीफ होती है क्योंकि हम खुद एक स्टूडेंट से बहुत मेहनत करके सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब लिए हैं, जो भी है कभी हम अपना बताएंगे अपने बारे में। बट बहुत तकलीफ होता है ये सब देख करके कि स्टूडेंट 4 साल 5 साल 10 साल पढ़ते रह जाते हैं, इस कोचिंग से उस कोचिंग, उस टीचर से उस टीचर भौंकते रह जाते हैं, और टीचर यहाँ लाखों करोड़ों रुपया 5 साल में 10 साल में कमा करके बैठ जाते हैं। बहुत तकलीफ होती है। कोई बात नहीं, ठीक है, बस ये सब फालतू चीज़ नहीं बोलना चाहता हूँ मैं, पर ठीक है, अभी इमोशन बाहर निकल गया दिल से, वो अलग बात है। बट मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ लिटरली जीके जीएस साइंस, और क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, NIT कॉलेज से पास आउट हूँ, तो मैं बढ़िया ढंग से साइंस आपको पढ़ाऊंगा, जीके जीएस भी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एग्जाम भी निकाल रखा हूँ, स्टेट PCS भी निकाला हूँ, तो मैं बढ़िया ढंग से जीके जीएस, मेरा ही नोट्स है, ये जो नोट्स जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरा ही नोट्स है, इसी से मैं बढ़िया ढंग से पढ़ाऊंगा। ये वो नोट्स तब का है जब मैं तैयारी किया करता था, अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, बट ठीक है, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।